सभी को नमस्कार। फिजिक्स एज बाय सी के सभी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जर्नी चल पड़ी थी फिजिक्स के नाम की, जिसका पहला पड़ाव था हमारा क्या, मैथमेटिकल टूल। उस पड़ाव के आखिरी स्टेज पे आज हम आ चुके हैं। आज की क्लास संभवतः मैथमेटिकल टूल की आपकी आखिरी क्लास होने वाली है। क्लियर है? शुरुआत डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, बहुत सारी चीजें हमने बीच में कवर की और फाइनली आज वो टाइम आ चुका है कि जब हम इसको कंक्लूड कर देंगे फाइनल ग्राफ्स के साथ। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, जिसके 5 अलग अलग टाइप से इक्वेशन बनाई जाती हैं। पांचों इक्वेशन कौन कौन सी थी बताइए जरा। पहली जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, ठीक है। फिर कौन सी थी? पहली जनरल फॉर्म नहीं थी, पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी थी। क्लियर है? दूसरी कौन सी थी? स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म थी। तीसरी कौन सी थी? 2 पॉइंट फॉर्म थी। चौथी कौन सी थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अरे बोलो ना। और पांचवी कौन सी थी? इंटरसेप्ट फॉर्म थी। वो पांचों हमने कवर कर ली थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा और संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आगे के जो ग्राफ्स हैं, चाहे वो पैराबोला हो, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला हो, उनको भी डिस्कशन इस क्लास में करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास की। जो स्ट्रेट लाइन कल हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी, उसके एक दो कॉन्सेप्ट थोड़े से रह गए, उनको आज कवर करने की कोशिश करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए आप पहले। इफ टू स्ट्रेट लाइंस, अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, आर पैरेलल, अगर दो स्ट्रेट लाइंस है और दोनों बता रखी है आपको कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों की सेम स्लोप है। दोनों की सेम स्लोप है। दोनों की सेम स्लोप है, इसका क्या मतलब हुआ कि m1 और m2 दोनों क्या होने वाले हैं? आपस में बराबर होने वाले हैं। m1 क्या है? पहली लाइन की स्लोप। m2 क्या है? दूसरी लाइन की स्लोप। दोनों स्लोप आपस में क्या होने वाली है? बराबर। कब बराबर होंगी? जब लाइंस क्या होंगी आपकी? पैरेलल। चलो भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा पॉइंट सुनिए। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, दोनों आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल दोनों के बीच में कितना है? एंगल इज 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर ऐसा केस है तो दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा? -1 के बराबर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, पैरेलल होते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी कि दोनों की m1 m2 दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर। वहीं दूसरी बात, अगर ये L1 है, ये L2 है, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, L1 की स्लोप m1, L2 की स्लोप m2, तो पक्की बात है कि ये परपेंडिकुलर तब होंगे जब m1 m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? m1 m2 का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा कितना? -1। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है, ठीक है। कई बार आएगा, छोटे छोटे टाइम पे एकदम से आपको याद करना, रिकॉल करना पड़ा करेगा कि हाँ सर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है? दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये दो लाइन पैरेलल है, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, दोनों की स्लोप क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, आगे समझिएगा। एक आखिरी कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का वो ये है, सर मान लीजिए दो लाइंस हैं, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी। एक लाइन है L1, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली लाइन है, ठीक है। एक दूसरी लाइन है L2, इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लाइन की लिखी हुई है तो आपको स्लोप का फॉर्मूला याद है। स्लोप का फॉर्मूला होता था -a/b। ठीक है, चलो। a क्या होता था? x का कोफिशिएंट। b क्या होता था? y का कोफिशिएंट। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इफ पूछा नहीं जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। इफ L1 एंड L2 आर
नॉन पैरेलल लाइंस। भाई साहब नॉन पैरेलल लाइंस का आप इनडायरेक्ट मतलब ये समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं कैसे करने वाली हैं आपस में, सर वो पक्का आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं, इसीलिए लिखा है नॉन पैरेलल। पैरेलल लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नॉन पैरेलल का मतलब क्या है, वो इंटरसेक्ट करने वाली हैं। अगर ऐसा केस है तो कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी वो ये कि A1 अपॉन A2 जो होगा वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा। ये A1 A2 B1 B2 क्या है सर, ये कॉफिशिएंट है। A1 A2 क्या है, x के कॉफिशिएंट दोनों लाइनों में, B1 B2 क्या है, y के कॉफिशिएंट दोनों लाइनों के अंदर। क्लियर है? इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल अगर नहीं है, ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों बातें आपस में सेम ही बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है भैया, एक और आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें ये, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, या तो लाइंस कैसी होने वाली हैं, नॉन पैरेलल, या कैसी होने वाली है, पैरेलल। दोनों की कंडीशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा सर, A1 बाई A2 इक्वल होने वाला है किसके, B1 बाय B2 के। अगर ये केस है तो लाइनें क्या हो गई हैं, पैरेलल। अगर ये केस है तो लाइन क्या होंगी, नॉन पैरेलल। दोबारा किस तरह से बोलूंगा, मैं आपको दो लाइंस की इक्वेशन दूंगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा बताओ ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं। क्लियर है? आप तुरंत क्या चेक करोगे, A1 बाई A2 B1 बाई B2, अगर ये बराबर नहीं है पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? दो लाइन दूंगा, मैं पूछूंगा क्या ये पैरेलल है, क्या करिएगा, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो अगर सेम आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भैया ये लाइनें आपस में कैसी होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं। ये आखिरी कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का आपके सामने आ गया था। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, एक इस कॉन्सेप्ट पे और एक अगले कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन खत्म। देखिए जरा न्यूमेरिकल कैसा है। क्वेश्चन दिया है आपको, एक L1 लाइन है वो है, और जो L2 है आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, इफ L1 इंटरसेक्ट L2 और नॉट, L1 L2 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक L1 इक्वेशन दे रखी है, एक L2 इक्वेशन दे रखी है, मैं जानना चाहता हूं क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। सर हमें पता है, 2 मिनट पहले ही आपने मेरे को समझाया, सीधा सा फंडा है। सर सुनियो, जब भी मुझे इंटरसेक्शन का कंडीशन चेक करनी होगी या पैरेलल की कंडीशन चेक करनी होगी और मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन दे रखी होगी, तो तरीका क्या है सर, आप A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का रेशियो निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को देख लीजिए, अगर वो इक्वल हैं तो वो पैरेलल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो चेक कर लेते हैं पहले। इसमें A1 क्या हो गया 2 और इसमें A2 क्या हो गया 6, B1 क्या हो गया -4, B2 क्या हो गया -12। रेशियो देख लीजिए, ये हो गया 1:3, ये भी हो गया 1:3, ये आपस में क्या हो गया, आपस में बराबर। इसका मतलब L1 एंड L2 आर पैरेलल। सर ये पैरेलल है, पक्की बात है। सर ये इंटरसेक्ट करेंगे, नो, बिग नो, नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, मामला हुआ सेट। अरे बोलो ना, क्लियर है। चल आखिरी क्वेश्चन आपकी स्ट्रेट लाइन टॉपिक का अब आपके सामने आ रहा है, देखिए जरा, समझने की कोशिश करिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक पे चल पड़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक होगा क्या, पैराबोला। ठीक है, फटाफट फटाफट बना लो इसको। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, वर्टिकल एक्सिस y। ठीक है, इस पे एक ना बेटा पैरेललोग्राम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है भैया, बच्चे कह रहे हैं डायग्राम बहुत शानदार बनाया आपने, मैं कहता हूं थैंक यू। ये क्या हो गया 2,0, ये क्या हो गया 0,2, ये क्या हो गया हमारा -2,0, और ये क्या हो गया मेरा
0, -2। इन पॉइंट्स का नाम रख दीजिए P, Q, R एंड S। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सुनिए जरा। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशंस, नहीं, पहले बात तो क्वेश्चन ये है कि ये दे रखा है आपको कि P, Q, R, S इज ए पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये आपको दे रखा है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या बोली है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस सर, पी क्यू की इक्वेशन बताइए, क्यू आर की इक्वेशन बताइए, आर एस की इक्वेशन बताइए और एस पी की इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? ये पी क्यू आर एस क्या है सर? एक पैरेललोग्राम है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, चारों स्ट्रेट लाइन है। मैं चारों की इक्वेशन पूछ रहा हूं आपसे। क्लियर हो गई बात? मैं चारों की क्या पूछ रहा हूं, इक्वेशन आपके सामने पूछने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिए जरा। सर पहली बात तो पैरेललोग्राम होता क्या है सर? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। क्लियर है? और ऊपर से यहाँ साइड्स की लेंथ भी बराबर दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम कौन सा है, रोम्बस है। अरे बोलो ना, रोम्बस क्या होता है, पढ़ा था क्या सर? रोम्बस होता है अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस का पता है ना, रोम्बस में अपोजिट साइड्स जो होती है वो होती है पैरेलल। ठीक है, और सारी साइड्स कैसी हो जाती है, सेम लेंथ की हो जाती है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालो फटाफट। कौन से तरीके से निकालोगे, कौन सी फॉर्म सर? कोई भी यूज कर लो आप, स्लोप इंटरसेप्ट यूज कर लो, इसमें 2 पॉइंट भी दे रखे, 2 पॉइंट यूज कर लो, पॉइंट स्लोप देख लो, कोई भी इक्वेशन पांचों में से कोई लगा सकते हो। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि अगर मैं स्लोप निकाल लूं, पॉइंट मुझे पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में लगाऊंगा। ठीक है, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा। अब पी क्यू में देखो, पी क्यू में वाई इंटरसेप्ट कितना है, क्या इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती क्या है सर? जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या था, वाई इंटरसेप्ट, एम क्या थी, स्लोप। तो आप स्लोप निकाल लो पहले सारी लाइंस की स्लोप निकाल लो, और सबके इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे ही रहे हैं वाई एक्सिस पे। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं इसको। थोड़ा इसको ऊपर ले जाओ भाई, जगह बनाओ हमारे लिए, जगह बना दीजिए। देखो जरा, अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू वाले केस में वाई इंटरसेप्ट है कितना? अरे बोलो ना, पी क्यू वाले केस में वाई इंटरसेप्ट कितना है, 2। तो सी की वैल्यू हो गई 2। मैं कहा ठीक है, अब स्लोप बताओ, स्लोप क्या होता है? अच्छा पहले ये बताओ, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पी क्यू की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर कोई बॉल, क्या तरीका बताया था डिफरेंशिएशन में, अपने आप लुढ़के तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। चढ़ाने में ताकत लगानी पड़े, पॉजिटिव। अरे हाँ या ना? तो देख जरा सर, पी एस की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि चढ़ाने में दम लगानी पड़ रही है। पी क्यू की स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि अपने आप लुढ़क रही है। एस आर की कैसी होगी, अरे बोलो ना, एस आर में भी अपने आप लुढ़क रही है, इसकी भी क्या होगी, नेगेटिव। और पी आर क्यू पे चढ़ाने में ताकत लगानी पड़ेगी, तो कैसी है, पॉजिटिव। तो अगर मैं स्लोप की बात कर दूं जल्दी जल्दी, तो स्लोप की बात कर दूं तो पी क्यू की स्लोप आपकी कैसी है, पॉजिटिव। आर क्यू की भी कैसी है, नहीं पी क्यू की पॉजिटिव नहीं है बेटा, पी क्यू की तो नेगेटिव है। पी क्यू की कितनी है, नेगेटिव। आर क्यू की कैसी है, पॉजिटिव। एस आर की कैसी है, नेगेटिव। और एस पी की कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसकी स्लोप पी क्यू की निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा स्लोप? तो अरे बोलो ना, स्लोप कैसे निकालिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 2, x2 कितना है 2, माइनस x1 कितना है 0। अरे बोलो ना, कितना आ गया, -2/2। स्लोप कितनी आ गई, -1। स्लोप कितनी आ गई पी क्यू की, अरे बोलो पी क्यू की स्लोप कितनी आ गई, -1।
तो जो पी क्यू की स्लोप होगी वही एस आर की स्लोप होगी। ये स्लोप बराबर क्यों है सर? स्लोप पी क्यू की किसके बराबर होगी? स्लोप एस आर के बराबर होगी। सर क्यों होगी? क्योंकि बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। जब भी दो लाइन आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल, तो उनकी स्लोप क्या हो जाती है? सेम। तो स्लोप आपकी एस आर की भी क्या होगी? सेम। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। पी क्यू की समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं एक बार आर पी की और आर और क्यू की स्लोप और निकाल लेता हूं। ठीक है, स्लोप ऑफ आर क्यू देखो जरा, आर क्यू। ठीक है, इसमें ये क्या होगा? एक्स टू कोमा वाई टू, और ये क्या हो गया? एक्स वन कोमा वाई वन। तो शुरू करिए, 0 माइनस माइनस टू। अरे बोलो ना, देखो देखो देखो, ऐसे लिख देता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये क्या हो गया मेरा? इसको लिख दो आप एक्स टू कोमा वाई टू। ये क्या हो गया आपका? एक्स वन कोमा वाई वन। ठीक है, तो वाई टू 0 माइनस माइनस टू अपॉन 2 माइनस 0। ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, 2 अपॉन 2। स्लोप कितनी आ गई? 1। सर आर क्यू की स्लोप आ गई 1। ठीक है, तो जो आर क्यू की स्लोप है वही तो एसपी की स्लोप है। जो आर क्यू की स्लोप है वही एसपी की स्लोप है, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो सर जो आर क्यू की स्लोप होगी वही स्लोप किसकी हो गई होगी? पी एस की, पी एस की। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? फटाफट सुनिए, फटाफट सुनिए, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम लोग। सर पी क्यू की स्लोप कैसी आई है मेरी? -1। ठीक है, क्यू आर की कितनी आई है सर? +1। आर एस की कितनी आई है? अरे बोलो ना, +1। दोबारा डायग्राम बना लें क्या? डायग्राम देखो जरा क्या था। पी क्यू की -1, ठीक है, आर क्यू की +1, ठीक है, एस आर की -1, एसपी की +1। सारी सारी साइड्स की हमारे पास स्लोप आ गई है। इतना छाप लो पहले फटाफट, चारों की चारों साइड की स्लोप आ गई है। अब बस मुझे इंटरसेप्ट लिखना है और इक्वेशन फटाफट लिख के आएंगी। बाकी मिटा दूं आपको तो, बाकी ये बोर्ड खाली कर देते हैं क्योंकि हमें इस ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि हमें जरूरत है थोड़ी सी, इस ग्राफ की जरूरत के चलते थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए जरा फटाफट चारों इक्वेशंस आ जाएंगी। बेटा टॉपिक आज कई सारे कवर करने हैं भाई, थकना नहीं है, हारना नहीं है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं पी क्यू की। तो सर इसकी स्लोप मुझे मालूम है -1, और इंटरसेप्ट भी इसका मुझे मालूम है। वाई इंटरसेप्ट कितना है देखो जरा पी क्यू का? पी क्यू का वाई इंटरसेप्ट है +2। तो स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। वाई इज इक्वल टू एम की जगह -1 एक्स +2, इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू -x+2। ये पहली इक्वेशन आ गई। आप इक्वेशन निकालनी है आर क्यू की, आर क्यू की। तो आर क्यू की स्लोप पता है आपको? सर स्लोप है +1, और वाई इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट कितना है सर? वाई इंटरसेप्ट इतना है, कितना? -2। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू रख दीजिए 1x-2। तो इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू x-2। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपकी? आर क्यू की इक्वेशन आ गई। अरे बोलो फटाफट, बाकी दोनों की भी निकाल दो फटाफट, बाकी दोनों की भी निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? सिंपल शॉर्टेड, इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ। इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ। ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूं अपनी। हमारे पास किसकी आ गई? पी क्यू की आ गई और आर क्यू की आ गई। बात करते हैं एस आर की। एस आर की स्लोप कितनी है? -1। इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कितना है सर? वाई इंटरसेप्ट तो इसका इतना ही है जितना आर क्यू का था। कितना? +2। इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू -x+2। इसी तरह अगर मैं निकालूं एसपी की, एसपी की स्लोप कितनी है? अरे बोलो, +1, और इंटरसेप्ट कितना है? अरे सॉरी, -2 होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला जो होगा -2 होगा। ठीक है, नीचे वाला है ना, वाई एक्सिस नीचे माइनस होती है। इंटरसेप्ट कितना होगा इसका? +2। तो इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू x
+2। अरे बोलो, ये सारी चारों की चारों साइड्स की इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बच्चा मेरी बात समझना, थोड़ी चीजें बड़ी लग रही होंगी स्टार्टिंग, आप सर 15वीं क्लास में अभी तक मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हो। बेटा ये 15 क्लास आपकी बची हुई 150 क्लासेस में बहुत काम आने वाली हैं। मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोला करूंगा, डायरेक्ट y इक्वल टू एक्स को प्रोपोर्शनल किया करूंगा, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्रेट लाइन बन जाया करेगी। -x का मतलब स्लोप नेगेटिव कैसे हो रही है, प्लस माइनस किस तरह से ग्राफ चेंज हो रहे हैं, वो समझना जरूरी है। लंबा हो चलेगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाई साहब फंडे दिमाग में जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि फंडे क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं आगे के टॉपिक की, सुनिए फटाफट। पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है सुनना जरा। जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, इसमें a क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो जब भी y, बेटा जब भी y एक्स स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे, जब भी y एक्स स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे, आप समझ जाइए स्लोप ग्राफ क्या होगा, ग्राफ की शेप क्या होगी, ग्राफ की शेप सर पैराबोलिक होगी। जब भी कहीं y और एक्स स्क्वेयर में स्क्वेयर का रिलेशन हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर हो, अरे बोलो तो ग्राफ कैसा होगा आपका, पैराबोलिक ग्राफ होने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब पैराबोला की वैसे जो एक्चुअल इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू 4ax²। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनता है ग्राफ। ये ग्राफ है आपका क्या, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 4ax² का। ठीक है, किधर किधर ओपनिंग है इसकी, ओपनिंग पैराबोला की जो ओपनिंग है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस। अगर y इज इक्वल टू या y इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव x² है, क्लियर है, तो क्या होगा आपका ये ग्राफ बनने वाला है जिसमें ओपनिंग किधर होगी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। अगर आता है y इज इक्वल टू -4ax², तो जो ग्राफ की ओपनिंग होने वाली है, जो पैराबोले की ओपनिंग होने वाली है, किधर होने वाली है बेटा, बताओ भाई किधर होने वाली है। ठीक है, समझे कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। थोड़ा मिस्टेक लग रहा है इस पर को जरा, x की वैल्यू -1 पे भी y की वैल्यू वही, x की वैल्यू, ओ हो, थोड़ा मिस्टेक बेटा, इसको ऐसे रहने दो। उल्टा बना दिया भाई। एक्चुअली 4 तरह से ग्राफ बनता है ये, ठीक है। कई बार पॉजिटिव x एक्सिस में ओपन करेंगे, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव y में, फिर नेगेटिव y में, क्लियर है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। देखो जरा ऐसे समझिए, x की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, x की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, y की वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। क्या मेरी बात समझ गए हो। तो ये ओपनिंग किधर होने वाली है बेटा, y एक्सिस की तरफ ओपनिंग होने वाली है। सॉरी मिस्टेक हुआ बेटा, ये होगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ है आपका किसका, y इज इक्वल टू 4ax² का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू -4ax² का क्या ग्राफ होगा, तो जस्ट उल्टा, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू -4ax² का। क्लियर है, यहीं अगर ऐसा आ जाता है x इज इक्वल टू 4ay², अब ग्राफ बनाना हो तो क्या करना है, यहां देखो y की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, x की वैल्यू तो हमेशा प्लस ही प्लस रहनी है, तो ग्राफ x के प्लस में, अरे बोलो ना, x की वैल्यू y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, x हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, मतलब ग्राफ हमेशा इस तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। क्लियर है, कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्क्वायर का रिलेशन आता है, तो आप समझ जाइए क्या होने वाला है सर, वो ग्राफ बनने वाला है, पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है। क्लियर है, पैराबोला थोड़ा सा समझ में आ गया।
बस आपको ये समझना है, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में स्क्वायर के रिलेशन में डिपेंड करेंगे तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। पैराबोला किधर ओपन करेगा वो कैसे पता करना होता है, आप ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस इक्वेशन को देखो, एक्स चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो वाई पॉजिटिव वाई की तरफ ही होगा। इसको देखो, वाई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर है? पैराबोला इतना ही जानना है। पैराबोला वैसे तो 1 महीने की क्लास है मैथ्स में, हमें कितना जानना है, बस इतना। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझते हैं। समझिए, जब भी y और x में इनवर्स रिलेशन होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। समझना समझना सर, y और x में अगर डायरेक्ट रिलेशन बनेगा तो क्या बनेगा, तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, y और x स्क्वायर में अगर स्क्वायर वाला रिलेशन होगा, y और x स्क्वायर में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी तो क्या बनेगा, तो सर पैराबोला बनेगा। और y और x में इनवर्स रिलेशन बना तो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अरे बोलो, मामला सेट। जब भी y और x में इनवर्स रिलेशन होता है ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बना के बता देते हैं। ये ग्राफ हो गया आपका किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। जब x और y इनवर्स रिलेशन में होते हैं, जब x और y आपके किस रिलेशन में होते हैं, सर इनवर्स रिलेशन में होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में आ गया, हल्का पैराबोला समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक सर्कल का और देख लेते हैं। सर्कल डेफिनेशन आप जानते हो, सर्कल एक ऐसा रास्ता है जिसका एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितना रहता है, बराबर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। अरे बुरी बात, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल, अरे रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? ये आपका सर्कल बन गया। ठीक है, ये सेंटर होता है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस बोलते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, सुनिए जरा, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो x नॉट और y नॉट होते हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये सेंटर कहाँ है, सेंटर की लोकेशन बताते हैं x नॉट और y नॉट। और r क्या है, सर r रेडियस ऑफ द सर्कल है। अरे बोलो, अगर रेडियस पता है, सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन 100% पता है। एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बताइए, इफ सेंटर जो है, सेंटर लाइज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सुनिए, आप सर्कल की इक्वेशन बता दीजिए, अगर सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे सेंटर है, और रेडियस कितनी है, 4। ओरिजिन पे सेंटर है, इसका क्या मतलब है, सर सेंटर आपका 0,0 पे है। इसका मतलब x नॉट आपका 0 है, y नॉट आपका 0 है। दोनों को रखिए इस इक्वेशन में, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस आपकी कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई किसकी, सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन, और जिसकी रेडियस कितनी है, 4। मामला हुआ सेट। तो सर्कल भी आपका इसी के साथ कवर हो गया, सर्कल कवर हो गया, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सारी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्लास को कंक्लूड करके आपका मैथमेटिकल चैप्टर को भी कंप्लीटली क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं।
क्या है सुनिए जरा। एन इमेजिनरी फील्ड exists along x एक्सिस। एक कोई इमेजिनरी फील्ड है जो एग्जिस्ट करता है किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। क्या कह रहा है, एक इमेजिनरी फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस पे है, वो वेरी करता है, चेंज होता है। किस किस सिचुएशन से चेंज होता है समझिए। व्हेन x इज लेस देन 0 फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। व्हेन इफ x is between 0 to 5 field is directly proportional to x. If x is from 5 to 10 field is inversely proportional to x. ठीक है, draw the graph of the field। बेटा ये जो फील्ड है उस फील्ड का मेरे को ग्राफ चाहिए आपसे। क्या कह रहा है, एक फील्ड है, इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी फील्ड है, वो एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसके इधर आपके एक्स क्या होगी, नेगेटिव, और इसके इधर क्या होगी, एक्स आपकी पॉजिटिव। अब वेरिएशन चेक करते हैं। जब x नेगेटिव था तो फील्ड कैसा था, कांस्टेंट, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा था। जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच थी तो फील्ड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब भी कोई चीज x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा बनता है, सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये आपने हमें समझा दिया है। मैं कहा ठीक है। जब x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में होगी तो फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और जब भी फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अरे बोलो। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, मान लो ना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ भी इमेजिनरी फील्ड है तो उसकी यूनिट का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने लिख दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इमेजिनरी है ना इसलिए, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहला काम एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए। ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। देखिए सर, जब x लेस देन 0 था, मतलब x नेगेटिव था, तो फील्ड कैसा था, कांस्टेंट। कितना था, 10। तो मान लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 हो रहा होगा। मान लो यहां आ रहा है आपका 10, ठीक है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 थी, मतलब इधर वाली बात पे फील्ड आपका कांस्टेंट था, कितनी वैल्यू थी, 10। तो ये तो आ गया पहले का ग्राफ। मैं कहा ठीक है। उसके बाद कहता है आपका कि 0 से 5 के बीच में, देखो यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, इन पांचों में जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। और जब भी फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। कितना बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितनी होगी, 1। तो आप क्या बोलोगे सर, 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में लाइन आपकी कैसी बनने वाली है, लाइन आपकी कैसे बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन। उसकी स्लोप कितने वाले होने वाली है, 1। स्लोप कितनी होगी उसकी, 1, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू केवल x है। y इज इक्वल टू x प्लस सी, कुछ ऐसा है, तो स्लोप कितनी होगी, 1। ठीक है, 5 तक पहुंच गया। और 5 से 10 के बीच में कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो चलो ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10। यहां से कैसी हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी ग्राफ आप जानते हैं। अरे बोलिए ना, ये हो गया आपके फील्ड का ग्राफ। सर नेगेटिव में आपकी कैसी है, कांस्टेंट है,
0 से 5 के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, 5 से 10 के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। अरे बोलो, ग्राफ समझ में आया? सर ये इमेजिनरी फील्ड था, क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? ये थी आपकी मैथमेटिकल टूल का चैप्टर। शुरुआत करी थी डिफरेंशिएशन के साथ, इंटीग्रेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, लॉगरिथमिक पढ़ा, सीक्वेंट एंड सीरीज पढ़ा, अरे बोलो ना, ग्राफ्स पढ़े कई सारे, और फाइनली स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, सर्कल वर्कल कंप्लीट करने के बाद मैथमेटिकल टूल आपका आज हो चुका है कंक्लूड, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स। ठीक है, आज आपका मैथमेटिकल टूल कंक्लूड हो गया है। क्लास रिवाइज करिएगा तसल्ली से बैठ के, सारी क्लास 1 गो में देखने की कोशिश भी कर सकते हो, 2x पे वीडियो कर लिया करिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करें, अदरवाइज हम फिजिकल वर्ल्ड नाम का जो चैप्टर है उसको कल हम स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल वर्ल्ड जनरली ऐसा एक टॉपिक है मुझे लगता है जो क्लासेस में नहीं होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ये कह के उसमें कुछ है थोड़ी, सीधा मैथमेटिकल, सॉरी क्या नाम है, पहला ही जो चैप्टर होता है उसको यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया जाता है जनरल तरीके से। हम थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं इसके बारे में आइडिया लगेगा, और तीसरी चीज जो आइडिया लगेगा वो ये, भाई साहब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं, जो हर चैप्टर में कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, वो सारे आए कहाँ से, वो जो बेसिक लॉज है वो फिजिकल वर्ल्ड में ही आपको समझा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो फिजिकल वर्ल्ड नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, छोटा टॉपिक रहेगा, मुश्किल से 2 या 3 क्लास लगेंगी। ठीक है, मैथमेटिकल टूल लंबा कवर किया क्योंकि बहुत दिनों तक आपके साथ सस्टेन करेगा, 3 क्लासेस में फिजिकल वर्ल्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कैसा लगा तसल्ली से देख के समझिएगा। ठीक है ना? आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करूंगा। एक सवाल हमेशा वाला, अगर मैथमेटिकल टूल से आपका पेपर बना, अगर आपके पूरे मार्क्स आते हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो आप। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास।